और जीतना अब हमारी आदत बन चुका है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। 22 यूपी का और 23 एमपी का बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर उसने एक कमाल तो किया ही। ख़ासतौर से अगर हम देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, जो केंद्र में सरकार बनाने की कुंजी कहा जाता है। लेकिन इस चुनाव ने कई मैसेजेस भी दिए हैं जो बहुत साफ हैं। मैसेजेस ये हैं कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसके सामने एक इस तरह के विपक्ष की बहुत ज़रूरत है जो एकजुट हो, और जो भूमिका कांग्रेस इसमें निभा सकती थी उसमें वो पूरी तरह से विफल है। जहाँ एक अच्छा विपक्ष है, जैसे आप पंजाब की बात करें तो वहाँ टक्कर बहुत साफ हो जाती है। उत्तर प्रदेश में भी आप खारिज नहीं कर सकते हैं समाजवादी पार्टी को। उसने जिस तरह से 70 प्लस सीट्स लेकर पिछले चुनाव से अगर तुलना करें तो उसने भी ये बताया है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल का मॉडल था कि 3 से 73 पे पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी और लोग क्रेडिट देने तैयार नहीं थे, लेकिन वो बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता थी। तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो ये बता रही है कि मतदाताओं की नब्ज़ को वो अच्छे से समझती है। वो चुनाव जीतने के लिए हर तौर तरीके के लिए तैयार रहती है और कोई भी कोताही बरतने के लिए बिल्कुल भी उसका पूरा संगठन किसी भी कीमत पे तैयार नहीं होता कि नहीं साहब जो भी कमज़ोरियां हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड जहां आप बात कर रहे थे वहां धामी साहब ज़रूर चुनावी पराजय की तरफ बढ़ चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। मनोहर पर्रिकर के पुत्र जिस तरह से क्षुब्ध थे और वंचित रहे चुनावी राजनीति में टिकट से, उसके बाद गोवा से भी स्वर ऐसे थे कि क्या होगा, लेकिन गोवा में भी ये बात सामने आई है। और प्रधानमंत्री का जिस तरह का अनुभव है, जैसा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते मैंने देखा है, तो ये भी पता चलता है कि अगर सत्ता में आप लंबी पारी खेलते हैं तो आप नब्ज़ को बहुत समझ कर चलते हैं। आम आदमी पार्टी लेकिन एक बहुत बड़ी, क्या ये सवाल है कि आने वाले 10 साल में, ये तो मैं नहीं कहूँगा आज की वो कांग्रेस की जगह ले लेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगला टर्न हरियाणा का है। हरियाणा में वो एक बड़ी ताकत हो सकती है, बीजेपी को संभल कर रहना होगा। गोवा में भी जिस तरह उसने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है, तो गोवा में सावधान बीजेपी को रहना होगा, क्योंकि आप देखिए जहां जहां कांग्रेस की प्रेजेंस कमज़ोर हो रही है, आम आदमी पार्टी वहां अपनी जगह बना रही है। शुरुआत दिल्ली से करती है, पंजाब में ज़बरदस्त जनादेश है और ये पहली गैर भाजपाई या गैर कांग्रेस सरकार है जिसने इन दोनों ही पार्टियों से इतर, ये पहली पार्टी है जिसने 2 राज्यों में अपनी सरकार के ट्रेंड को किया है। ये AIDMK नहीं कर पाई, ये जयललिता नहीं कर पाई और ये ममता बनर्जी भी नहीं कर पाई हैं। चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता नहीं कर पाए, हेगड़े साहब भी नहीं कर पाए। बड़े बड़े नाम उतरे देश की राजनीति में, लेकिन 2 राज्यों का ये सफ़र एक सपना ही रहा। लेकिन कमाल है आम आदमी पार्टी, आपको बधाई इसके लिए बेहिचक दी जानी चाहिए। और बहुत सारे मैसेज इसमें साफ हैं। बीजेपी ने कितनी तेजी से सीखा, ठीक चुनाव के पहले 5 राज्यों के उसने किसान कानून को वापस लिया। ठीक है, पंजाब में शायद इसका फायदा नहीं मिला, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित और जो राज्य थे जहां हालांकि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ही था, वहां पर इसका न्यूट्रल इफेक्ट कुछ करने में बीजेपी कामयाब हुई। तो बीजेपी एक बहुत तेजी से सीखने वाली पार्टी है। आज एक बड़े फलक पर हम बात करेंगे। कांग्रेस के लिए फिर आलोचना के स्वर हैं। राहुल गांधी ने हार स्वीकार की है, लेकिन मैं देख रहा था मध्य प्रदेश के नेता भी, अब कुछ नेता जो हैं अपने अपने स्तर और अपने अपने पद के नेता, इसमें ज़िला स्तर के नेता भी हैं और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कभी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि केंद्रीय नेतृत्व कब तक खामोश रहेगा। बात करेंगे आज इसी विषय पर। हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के सीनियर लीडर और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। बहुत स्वागत उनका। योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, किस तरह देखें हम, निश्चित तौर पर एक बड़ी विजय है भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, लेकिन इस जीत के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ समय है बीजेपी का लीडरशिप के लिहाज से।
और इस समय बीजेपी के पास न सिर्फ एक करिश्माई नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर, बल्कि उसको सप्लीमेंट करते हुए जिस तरह अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी थी, उसी को संगठनात्मक संरचना की दृष्टि से, चुनावी मैनेजमेंट की दृष्टि से अमित शाह जैसा एक कुशल रणनीतिकार भी है। और फिर पूरी एक पीस बैटरी है। लेकिन लीडरशिप का कॉन्फ्लिक्ट भी बीजेपी में टॉप लेवल पर है, और धामी की जो हार है वो इसी की तरफ इशारा करती है। और ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये बीजेपी के कई राज्यों में फैल गई है, जिसका टॉप लेवल पर बीजेपी को नुकसान भी होता है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए शरद जी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को पहले हम देखें तो वो एक ऐसा लग रहा है काफ़ी स्टेबल हो रही है। अभी तक वहाँ जैसे हम देखते हैं ना, हर चुनाव में बदल जाती है, दलों का अपना अपना एक जो है विवाद, और जिस तरह से वो अपने आप को कई दलों की सरकार जो होती थी, अब ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी ने एक स्थायित्व दे दिया। आप उस जो उनके जिस तरह का परिणाम आए हैं, वो परिणाम संगठन के कारण ही बहुत ज़्यादा है। और रणनीति जब नहीं होगी, जैसा कि आप यदि जातियों की बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश में जितने भी हम वो लगाते हैं इक्वेशंस इलेक्शन में, वो डेवलपमेंट पर जो है भारी नहीं पड़ पाए। डेवलपमेंट का मुद्दा हो या भरोसे का जो मुद्दा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लॉ एंड ऑर्डर पर लोग चिंता कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सरकारों के कामकाजों को भी देखते हैं लोग, और तुलना भी करते हैं जब वोट डालने जाते हैं, एक तरफा वो नहीं चले जाते हैं। तो आप देखिए ना, ये आप तभी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जब आपके पास एक रणनीतिकार हो और एक टीम वर्क हो, जो कांग्रेस में हमने कभी नहीं देखा। समाजवादी पार्टी में तो चूंकि एक रीजनल पार्टी है, तो इसलिए उसकी जो भूमिका हो सकती है उसके पास सीमित दायरा है। तब भी आप देखिए, जो क्राउड आ रहा था, उस क्राउड ने बताया कि ये कहीं ना कहीं ये अंडर करेंट है कि वो सीटें बढ़ा सकते हैं। उससे सरकार बनाने की स्थिति में वो नहीं आ पाए, ये उनका था। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं ना, तो जो है आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे भारत के दूसरे राज्यों में चलेगी। जहाँ 23 के चुनाव हैं, वो वहाँ भी जाएगी। गुजरात में पिछली बार भी उसने एक जो है जोरदार टक्कर दी थी। इस बार जो फिर अगली लड़ाई उसकी गुजरात में होना है, फिर मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है। तो एक जो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर भविष्य में यदि कोई पार्टी हमको लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी लोगों की नज़र में चढ़ गई है, निश्चित तौर पर। और जैसा रणनीतिकार की आपने बात की, तो कई बार कुछ वोट जो परसेंटेज हैं, ख़ासतौर से माइनॉरिटी है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है, जिसको हम कहते हैं कि पतंग में कन्नी लगा देते हैं आप, अगर वो किसी एक तरफ झुकती है, तो ये कन्नी लगाकर जिस तरह से बीजेपी ने माइनॉरिटी के वोटों को संतुलित किया है, चाहे वो ओवैसी का इशू हो या पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि 4 माइनॉरिटी के कुछ ऐसे चेहरे वहाँ खड़े हो गए, एक इतने बड़े, जिनका करीब दरगाह शरीफ के एक बड़े नेता थे, जिनका 20-25 सीटों पर या इससे भी अधिक सीटों पर प्रभाव था। तो बीजेपी का प्रबंधन बड़ा अद्भुत है। डॉक्टर साहब की एक मुकम्मल टिप्पणी लूँगा, लेकिन योगेश जी आज चिंतन की मुद्रा में है, विषय भी होगा निश्चित तौर पर। निष्ठावान कांग्रेसी सब इस समय सोच रहे होंगे कि आखिर उनसे तो गलती नहीं हो रही, क्या ये ऊपर का कुछ खेल है और केंद्रीय नेतृत्व की एक दृष्टि और सोच है? क्या, किस तरह देखते हैं योगेश जी? है तो कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक। देखिए, निश्चय ही शरद जी, ये हम लोगों के लिए आत्मचिंतन और आत्ममंथन का दौर है। और कोई भी पराजय एक सबक जरूर देती है कि हमें सीखना चाहिए और अपने आप को इन फ्यूचर हमें किस तरीके से परिष्कृत किया जाना चाहिए। ये बात तो हमारी आंतरिक होता है, लेकिन एक जो सच सामने नजर आता है, उस सच पर भी मैं उतना ही व्यथित हूं जितना कांग्रेस की पराजय पर। उस पराजय को तो मैं निश्चय ही झेल रहा हूं कि कांग्रेस की पराजय हुई है, हृदय से व्यथित हूं, दुखी हूं। लेकिन इस बात को भी लेकर अत्यंत दुखी हूं कि हम एक भ्रम, एक धर्म और एक ऐसे उसको तिलस्म को नहीं तोड़ पाए कि जिसकी जनता को आवश्यकता थी। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, बढ़ते हुई गरीबी इस देश की बात, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अराजकता, इन बातों पर हम पहुंच नहीं पाए।
ये बहुत व्यथित बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को मैनेज कर लिया और जनता तक ये नहीं पहुंच पाया कि आज हम कितने गरीब हो रहे हैं, कितनी बेचारगी हो रही है, कितना देश तबाह हो रहा है, कितना देश धीरे शने शने जिसको कहते हैं ना क्षय रोग की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसको ढाक कर, उसको सबको समेट कर यदि भारतीय जनता पार्टी ये विजय प्राप्त करती है तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट में कुछ खूबियां होंगी, कुछ प्रचार में खूबियां होंगी। लेकिन एक जो ये भ्रम इस भारत के राजनीतियों और प्रजातंत्र में कायम हो गया, ये निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पराजय पर विचलित तो होता हूं, लेकिन पराजय को अंतिम सीमा इसलिए नहीं मानता हूं कि कांग्रेस की जय और पराजय ही माने नहीं रखती। कांग्रेस के अपने मूल सिद्धांत, कांग्रेस की अपनी नीति रीति और कांग्रेस की अपनी एक चाल निश्चित ही माने रखती है। आज ये साइकिलिंग का पेडलिंग है, साइकिलिंग है, नीचे पेडल आता है फिर उसके बाद ऊपर जाता है। और शायद मैं समझता हूं कि पंजाब में हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकेत तो जरूर हो गया है। चलिए सर, चलिए मैं लौटूंगा अभी, और विकल्प काफी मेहमान हैं आज योगेश जी, तो मैं लौटूंगा। छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस विधायक अनूप नाग जी और भारतीय जनता पार्टी से रजनीश जी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि लीडरशिप किस तरह से, अगर किसी चीज़ को लेकर उसकी गंभीरता है तो वो किसी एक जगह केंद्रित ना होकर उसका विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। आप सब भूले नहीं होंगे प्रधानमंत्री का वो चित्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़ा वायरल हुआ था, और जिस तरह के भाव दोनों के चेहरे पर थे। एक वरिष्ठ पीढ़ी का नेता अपने युवा नेतृत्व से कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, योगी जी कोई कोर कसर हो तो मैं तो तैयार हूं ही, आप भी पूरी ताकत से लगे रहिएगा। ये हाथ जो कांग्रेस का है, ये अगर भूपेश बघेल जी के कंधे पर मजबूती से रहे, कमलनाथ जी के कंधे पर रहे, और तमाम जहां पर पराजय है, मुझे लगता है आज राहुल गांधी जी का जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गोवा के बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। देखिए ये जरूरी है कि आज एक वक्तव्य क्या राहुल जी का नहीं होना चाहिए था कि हम लड़े, जैसे भी लड़े, वक्त हमारे साथ नहीं है, चुनौतियां हैं, लेकिन हम लड़ेंगे, डटेंगे, मौजूद रहेंगे। अनूप जी एक छोटा कमेंट आपका इस पर क्या कहेंगे? जी अनूप जी। सर जी जी बोलिए जी, आपसे ही सवाल है जी। उत्तर प्रदेश जी हाँ, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के मद्देनजर अगर आप बोल रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 32 वर्षों से हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही है वहां पे। और उस लिहाज से अगर इस वर्ष हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में करीब 403 विधानसभा सीटों पर हमने लड़ा है, संघर्ष किया है। राजनीति में जीत और हार तो होती रहेगी, होते रहेंगे। हम लड़े हैं, इस बात की बड़ी तसल्ली है। हमारे माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे शीर्ष नेता दीदी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बड़े जोर शोर से हमने लड़ा है, और जो रिजल्ट आए हैं वो हम स्वीकार करते हैं और हम सबक लेंगे। और कहाँ हमसे खामी हुई, गलती हुई, इससे हम निश्चित रूप से सबक लेकर आने वाले समय में हम और अच्छे मजबूती के साथ लड़ेंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। आपने पॉजिटिव जेस्चर के साथ इस बात को स्वीकार किया। डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपकी प्रतिक्रिया, फिर रजनीश जी की तरफ चलूंगा मैं जी। देखिए मुझे तो एक बात का दुख है, आपने इतनी सारी फुल टॉस दी कि अच्छे स्कोर कर लें, लेकिन योगेश जी कहते हैं कि भारत को क्षय रोग हो गया है, कि चारों तरफ अंधकार है और ऐसा। देखिए साहब क्या होता है कि आप खुद सोचिए कि हालत आपकी ख़राब है, 403 में से आपकी 2 सीटें आ रही है, आपके मुख्यमंत्री छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और उसके बाद आप दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो ठीक है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मतदाता भ्रम की स्थिति में ले जा। देखो इस सब से बाहर आना होगा शरद जी। और देखिए आप लोग एक आलोचक के नाते कितने अवसर दे रहे हैं, और उन अवसरों पर भी आप बोले कि नहीं वो तो भ्रम का माहौल है, भारत डूब रहा है, ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है। तो पहली चीज़ तो रियलिज्म की तरफ कांग्रेस को बढ़ना है। मतलब मैं भी कोई बहुत नकारात्मक टिप्पणियां नहीं करना चाहूँगा आज, क्योंकि व्यथित हैं सभी लोग कांग्रेस के लोग। और तो पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो,
और बहुत बड़ी क्राइसिस सर ये हो गई कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी होकर रह गई है। जहां तक डिसीजन मेकिंग या बाकी आप देखेंगे सब नेताओं का संवाद होता है, कार्यकर्ताओं का या उनकी सुनने वाला या उनकी कोई देखने वाला कोई बचा नहीं। और शरद जी यही स्थिति है, जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आज बताइए आप चारों पांचों जगह हारे तो क्या आज कोई बैठक नहीं हो सकती थी? क्या उसमें कोई निर्णय नहीं हो सकते थे कि भाई हम लोग क्यों हार गए और इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गए? आज कार्यकर्ता को आपने गम गलत करने के लिए छोड़ दिया, कितनी आप शिद्दत के साथ आपके पीछे चलता है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक विजनरी लीडरशिप का भाव, जो हमेशा कहते हैं हम लोग, वो लैक ऑफ दैट थिंग है। और ये बहुत बड़ा फेल्योर, सर मैं बड़ी लाइन कहने जा रहा हूँ, हमने बड़े हाई होप्स के साथ प्रियंका गांधी जी को देखा था, प्रियंका वाड्रा जी को देखा था, लेकिन सारे प्रयोग करने के बावजूद मीडिया में, ट्विटर पे और ज़मीन पे भी उन्होंने जो कर सकती थी, 40% महिलाओं को टिकट दिए, क्या क्या नहीं किया। उसके बाद भी 2 सीटों का 403 में आना, जहां मोतीलाल नेहरू से लगाकर सभी सांसद रहे राहुल गांधी तक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, उनके बेटे बहू, सब लोग रहे, उनका गढ़ है। वहां पर इस स्थिति में आने के बाद भी कांग्रेस कहेगी कि नहीं हम तो स्वस्थ हैं और जनता अस्वस्थ है, तो मुझे लगता है फिर तो साथ कुछ नहीं हो सकता। चलिए मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं रजनी जी की रिएक्शन लेने के पहले। मध्य प्रदेश में सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, किसी पद पर नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, नाम है अरविंद मालवीय जी। ये अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं, कांग्रेस के संविधान में सदस्यों को नशे से दूर रहने की नसीहत दी गई है, पर नेतृत्व का नशा कब टूटेगा? इसको आप जिस भी नज़रिए से देखें, मैं नहीं कहता कि ये पूरी कांग्रेस की राय है, लेकिन एक बेचैनी है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से मुख्तलिफ पार्टी है, वहां खुलकर बात कहने की परंपरा से कोई परहेज नहीं करता है। एक युवा लीडर हैं जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, पार्षद भी रहे, मोनू सक्सेना प्रदीप नाम है इनका। ये कहते हैं कि 5 राज्यों के परिणाम से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सबक नहीं लिया और चापलूस कार्यकर्ता और फर्जियों को दूर कर युवाओं, जनाधार और सच्चे नेताओं को अवसर नहीं दिया। चापलूसी पसंद बड़े नेताओं का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा, गंभीर मंथन की आवश्यकता है। यह कांग्रेस का चरित्र है। देखिए, इसको किसी नकारात्मक भाव से मत देखिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां हार के बाद कांग्रेस के कार्यालय में, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय के सामने नारे लगने लगते हैं, राहुल जी को हटाओ, प्रियंका को लाओ। ये कांग्रेस का स्वभाव है, वो आंदोलन की पार्टी है। रजनी जी, आपकी एक प्रतिक्रिया, आपने सुनी तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं सबकी बातें सुनी, आपका एक क्विक रिएक्शन, संक्षिप्त रिएक्शन। जी रजनी जी सर। जी पहले नमस्कार शरद जी। जी और भारतीय जनता पार्टी, मेरे को जो लगता है शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से शुरू की है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा हुई है वो संघर्षों से हुई है, त्याग, तपस्या, बलिदान से हुई है। हम कभी डिगे नहीं। और मैं याद करता हूं, यदि कई ऐसे समय आए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था, जब राष्ट्रीय हित की बात आती थी, देश की बात आती थी, तो हम संख्या में कितने भी रहे, कितनों चुनाव हारे, जमानत जब्त होती थी, लेकिन हम कभी नकारात्मक राजनीति नहीं किए। और उन संघर्षों से सीख कर, तपस्या से, बलिदान से आज यहां पर पहुंचे हैं और लगातार उसी के आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, उनको सोने के थाली में ये सत्ता मिल गई थी, और जिसके कारण वो लगातार सत्ता में रहने के बाद उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर देश की जनता हमको लगातार नकार क्यों रही है। अभी हितेश जी ने कमेंट किया, मैं भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारे अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो अभी भी क्या बात कर रहे हैं? नकारात्मक राजनीति, चाहे देश के सेना के ऊपर हो, चाहे वैक्सीन के ऊपर हो, ऐसी चीजों को, नकारात्मक चीजों को, जिसको देश का आदमी अब सब शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, सब समझता है, जानता है, उसके बाद भी आप नकारात्मक। और शीर्ष नेतृत्व यदि बोल दिया तो हम भी बोलेंगे, हम भी कम से कम चुप रह जाइए यदि लगता है कि विषय को हमको नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय है, तो इसलिए कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम यदि नकारात्मक राजनीति इसी तरह से करते रहे, आज जो 4-5 राज्यों की जनता ने जो मैसेज दिया है, जो परिणाम दिया है, उसको हम मन से नहीं स्वीकारेंगे। उसमें अपना जो क्या कमी रह गई उसको ढूंढ के जब आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उसमें भी अभी तो बहाना आज फिलहाल ये नहीं आया है कि ईवीएम का गड़बड़ी हो गया, ये हो गया, और 4-5 नए चीजों को उन्होंने जोड़ दिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ।
तो मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्षों से, त्याग तपस्या से और सीखते आई है और नीचे से लीडरशिप रही है। भारतीय जनता पार्टी का आज का लीडरशिप हो, पहले का हो, बहुत मजबूत रहा है। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जो देश की वास्तविकता को, देश के जो गांव गरीब किसान हैं, इनकी वास्तविकता को जानने समझने वाले लोग पहले भी थे, जी, आज जी, भी हैं। कांग्रेस में आज भी ऐसे लोगों का अभाव है और बस एक लाइन लिए जा रहे हैं, एक लाइन लिए जा रहे हैं। चलिए, इसलिए उनको ये आज स्थिति देखना पड़ रहा है। यदि इसी प्रकार की राजनीति में लगे रहे, आने वाले समय में इनको और भी इससे खराब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दिनेश जी, मुझे ये समझाइए कि क्या बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में हम एक समानता कार्डर बेस्ड पार्टी जैसी देख सकते हैं, और क्या दोनों ही पार्टियों का जो गठन हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पास भी हमने देखा है कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ी है। कुशाभाऊ ठाकरे और उन पीढ़ी के नेताओं को याद करें जो 2 जोड़ी कपड़े के साथ आगे बढ़ते थे। सपना एक ही होता था कि हमारी पार्टी एक दिन देश के एक बड़े हिस्से में, केंद्र में अपनी सरकार बनाए, अपनी विचारधारा को लेकर, राजनीतिक आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़े। क्या आम आदमी पार्टी में भी आप वही देखते हैं कि उनकी भी एक बर्निंग डिजायर ये है कि हम जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी भी सोच यही है कि हम जिस सोच को लेकर हम आगे बढ़ें, हम जिस गवर्नेंस के मॉडल को लेकर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम बिना पैसा कोई दे ना दे, कोई बैंकर आ जाता है चुपचाप अपना लैपटॉप लेके अपनी जेब से पैसे लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो भी कैंडिडेट लड़े उनके लिए कहां से पैसा आ गया, कौन प्रचार करने आ रहा है। कुछ लोगों ने मुझे बताया, आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के जो पिछले चुनाव के कंटेस्टेंट थे, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं होता था कौन हमारा प्रचार करने के लिए आ जाता था और कब चुपचाप चला जाता था पैसे देके। जी, आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली से बाहर आई है सत्ता में, और अभी जो उसके मुद्दे हैं, जो मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि काडर तो अभी वो उसको तैयार करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि काडर भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है, उसने भी संघर्ष किया था। लेकिन जब तक आप जनता से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस ने छोड़े हैं। आप सब आज सबकी चिंता का विषय कांग्रेस है कि कांग्रेस ठीक नहीं कर रही, मतलब कांग्रेस से अपेक्षाएं अभी भी बाकी हैं, जबकि वो लगातार सिमटती जा रही है। तो यदि कांग्रेस एक स्पेस दे रही है और मुद्दे समझने की समझ अरविंद केजरीवाल जी में है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारा बड़ा मैदान खाली है, जो एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में देश में स्थापित हो सकती है। निश्चित तौर पर। और कंक्लूड करूंगा मैं इन बातों से कि पहली चीज़ तो ये है कि कांग्रेस को इसको बहुत ही स्पोर्टी मैनर में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में अपोजिशन ने बीजेपी को टक्कर, बिल्कुल दीजिए जी। सर, हम 18 हार गए थे और आप सभी लोग, छत्तीसगढ़ के लोग भी जानते हैं इस बात को। आप दोनों को सर ध्यान होगा, अगले दिन से शिवराज जी 9 बजे कार्यालय बैठने लग गए थे, 9:30 बजे। उन्होंने नहीं छोड़ा, मतलब वो चाहते 10-15 दिन वो भी गायब हो जाते। आपको याद हो, आपको फोन आते थे कि साहब आ गए, और हमको आ जाते थे, क्योंकि 9:30 बजे सत्ता रहते नहीं गए थे साहब हम सुबह कभी। तो ये जिजीविषा होनी चाहिए अन्वेषण की, मुझे ऐसा लगता है, जिसको कांग्रेस को सीखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप सत्ता में रहें या ना रहें, अगर आपका आचरण संघर्ष का है, ये बिल्कुल सही बात है कि खुद सुंदरलाल पटवा कभी कहते थे कि हम विपक्ष में इतना रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद भी विपक्षी दल जैसा व्यवहार करते हैं। अब जाकर वो बीजेपी में लंबी पारी जब वो खेल रही है, तब जाकर वो आदत अब आपकी बीजेपी की पीछे छूटती दिख रही है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्या संघर्ष के काल में संघर्ष करते हैं। किसी व्यक्ति का भी ये सच है, किसी संगठन का भी सच है। क्या राहुल गांधी सिर्फ दिल्ली में बैठकर सोचते हैं अधिक, ये प्रश्न मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है। मैं इस पर बहुत टीका टिप्पणी करना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि जब 90 में लाल कृष्ण आडवाणी जिस भी सोच को लेकर चलते हैं, लेकिन वो रथ यात्रा की, एक बड़ी यात्रा की प्लानिंग करके निकलते हैं, और कम से कम उत्तर भारत की एक बड़ी पट्टी में वो बीजेपी के लिए एक आधार तैयार करते हैं। क्या कांग्रेस को कुछ ऐसे ही बड़े आंदोलन की जरूरत है, या आप सोचते हैं कि बीजेपी ही अपनी कमजोरियों से इतनी कमजोर हो जाएगी कि उसका फायदा, चूंकि मुख्य विपक्षी दल हम हैं, तो हमें मिल जाएगा? क्या आप आंदोलन खड़ी करने वाली पार्टी हैं? क्या आप सड़क पर निकलकर लाठी डंडे खा रहे हैं जहां आप अपोजिशन में हैं? क्या आपके नेता इस समय अपनी यात्राओं से देश को मथ डाल रहे हैं? ये सवाल मुझे लगता है कांग्रेस को खुद पूछना चाहिए, और अपोजिशन इस चुनाव में भी रहा है बीजेपी के सामने। गिव अप नहीं किया है साहब अखिलेश ने लड़ाई लड़ी है, और बिना चेहरा विकृत किए लड़ाई लड़ी है। उस मुस्कुराहट के साथ लड़ाई लड़ी है कि मेरा जीवन खत्म नहीं हो रहा है, फिर एक चुनाव हार जाऊंगा लेकिन लौटूंगा।
और आम आदमी पार्टी ने तो इतिहास ही बनाया है। तो जब दो दल इतनी टक्कर बीजेपी को दे सकते हैं तो देश का करीब करीब 135-40 साल पुराना दल, क्या उसको कोई ये समझाएगा कि उसके अंदर क्या गलती है? सिर्फ ईमानदाराना आत्मनिरीक्षण, ईमानदारी से महत्वपूर्ण नेताओं को आगे लाना, युवा नेतृत्व को खड़ा करना और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष के रास्ते को चुनना, विचारधारा जन्य चीजों को लेकर सोचते हुए यह नहीं सोचना कि बीजेपी का फल कमजोर होगा तो पेड़ से टपक जाएगा और हम उसका स्थान प्राप्त कर लेंगे। यह सवाल रेट्रोस्पेक्शन का है, कितना सच है कितना गलत है आप सब साहिबान देखें और समझें। बहुत शुक्रिया करता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, दिनेश जी, रजनीश जी, अनूप नाग जी और योगेश यादव जी का। बने रहिए बंसल न्यूज पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।